दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मुक़्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच खमर साहब, और आपके सुनने वालों सबको मेरा सलाम, नमस्ते, वनकम, सत श्री अकाल और नमस्कारम। जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आज 2-3 इश्यूज डिस्कस करने हैं। एक तो ये है कि ये एक यूएस चाइनीज़ जनरल थे जिनको यूएस ने ब्लैकलिस्ट किया हुआ था, उन्होंने उनको डिफेंस मिनिस्टर बना दिया है। तो अब जो है वो सुना है इंडिया जा रहे हैं G20 के लिए भी इसी महीने। तो हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट? क्या ये यूएन सैंक्शनड जो लोग होते हैं उनकी इम्पोर्टेंस होती है, या यूएस जो सैंक्शन करता है इसको भी होस्ट ममालिक को कंसिडर करना पड़ता है? हाउ डू यू सी दिस सर? देखिए, पिछले चंद सालों से अमेरिका को बुखार चढ़ गया है ये सैंक्शंस का। कहीं हमारा ये शो देख के हमको ना सैंक्शन कर दे। तो प्रॉब्लम इज कि जब मिसाल के तौर पे जब इनके ऊपर दबाव पड़ता है ना, फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेस, डोमेस्टिक मीडिया से, डोमेस्टिक लॉबी ग्रुप्स से, कि भाई आप कुछ करें, आप कुछ करें। सो फॉर एग्जांपल, लेट्स से कि इनके ऊपर बहुत दबाव दे रहा है कि इंडिया में काफ़ी ट्विटर के अकाउंट्स को कैंसिल किया जा रहा है, दिस इज़ अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स, आप कुछ करें, कुछ करें। तो ये इधर उधर जाके कहते हैं ओ जो ट्विटर वाला जो बंदा है इंडिया का, वो आईपीएल देखता है, तो हम आईपीएल के जैनिटर को अमेरिका आने से मना कर देते हैं, वी विल सैंक्शन। इस तरह का एक फजूल का बकवास का इसको इंडिविजुअली सैंक्शन वगैरह कर देते हैं। तो ये जो ली शैंगफू जो बंदा है, वो जनरल, एक्चुअली इंजीनियर है बंदा, एरोस्पेस इंजीनियर है, वो अब वो डिफेंस मिनिस्टर, उसको सैंक्शंस का टारगेट बनाने के बाद उसको जो है सो वो, अगर ये चाइना पे डायरेक्टली सैंक्शंस लगाते हैं तो इनको भी नुकसान होता, क्योंकि चाइना यूएस का ट्रेड इज परहैप्स द सेकंड हाईएस्ट, मतलब यूएस यूरोप के बाद है। तकरीबन 700 बिलियन का ट्रेड है दोनों मुल्क, 750 बिलियन का ट्रेड है दोनों मुल्कों के बीच में। तो इन्होंने जो सैंक्शन लगाए थे उसके ऊपर, आपको पता है कि अमेरिका हैज पास्ड अ लॉ विच सेज कि रशिया के डिफेंस और इंटेलिजेंस सेक्टर के साथ अगर आप कोऑपरेट करें, उसको मदद करें इन सम वे, तो वो सैंक्शंस लग जाते हैं। तो जब काट साहब, जब काट साहब। हाँ तो जब टर्की ने S-400 खरीदे थे, तो टर्की के ऊपर ऑटोमेटिकली सैंक्शंस लग गए थे और टर्की वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द F-35 प्रोजेक्ट। और एक पार्ट F-35 का जो टर्की में बनता था, वो फिर उसको उन्होंने वापस लेकर कहीं और मैन्युफैक्चरिंग में शुरू कर दी। इंडिया ऑल्सो बॉट S-400, बट इंडिया को नेशनल सिक्योरिटी एग्जेम्पशन मिल गया है। सो इंडिया कैन बाय, तो इंडिया को वो तो नहीं कर रहे सैंक्शन, बल्कि टर्की को किया S-400। तो उसी लॉ के तहत इस बंदे को इन्होंने, इस चाइनीज जनरल को सैंक्शंस किया, क्योंकि ही अपेरेंटली हेल्प्ड जो चाइना के जो जेट फाइटर्स है, दे बॉट रशियन जेट एस, जो उनका 27 S-35 जो भी है, उसके इंजन्स वगैरह जो खरीदे हैं, तो जो कोलैबोरेशन हुआ है इन जेट फाइटर इंजन्स का, दिस गाय एरोस्पेस इंजीनियर था, ही वाज इन चार्ज ऑफ दैट डील। तो उसके तहत शायद 3-4 साल पहले उस पे यूएस ने सैंक्शंस लगाए हैं, और उसके बाद उसको प्रमोट कर दिया चाइना ने टू डिफेंस मिनिस्टर स्टेटस, मेंबर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, कि उनके वो जो भी पॉलिट ब्यूरो में वो आगे। So as defense minister of China, he is going to come for the defense G20 के डिफेंस। अब ये देखना चाहिए कि यूएस डिफेंस सेक्रेटरी जब वहाँ पहुँचते हैं, तो वो क्या करते हैं, विल ही इंटरैक्ट, विल दे फोटो ऑप अगर होगा तो विल दे टेक फोटो ऑप, या वो मीटिंग में, विल सी व्हाट हैपेंस। बट इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग के इट इज, और ये सैंक्शंस आर नॉट इंटरनेशनल सैंक्शंस, ये अमेरिका के सैंक्शंस हैं। इट्स लाइक सेइंग जिस तरह से इंडिया ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पे सैंक्शंस कर दिए, पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर्स आईपीएल में नहीं खेलते, सो इंडिया कैन ओनली, इट्स नॉट एन इंटरनेशनल वायलेशन, इट इज हमारी कंट्री है, आप, हम आपको नहीं खिलाते। सो द सैंक्शंस आर फ्रॉम द यूएस, बट नॉट, दे आर नॉट इंटरनेशनल सैंक्शंस, यानी इंडिया डज नॉट हैव टू रेस्पेक्ट देम because they have international norm की value। they are US foreign policy। अब इंडिया के ऊपर है कि वो US
नेशनल इंटरेस्ट को कितना रिस्पेक्ट करता है नहीं, गिवन द फैक्ट इट्स पार्ट ऑफ द क्वाड वगैरह. सो बट आई हैव अ फीलिंग के इट विल नॉट बिकम एन इशू. इट विल नॉट बिकम इशू. अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मैं इम्पोर्टेंट बात करना चाह रहा था, और वो ये है कि अभी रिसेंटली यूएसआईपी ने एक रिपोर्ट छापी है थ्रेशोल्ड अलायंस के नाम से, चाइना पाकिस्तान मिलिट्री रिलेशनशिप के हवाले से. तो वो ये बताते हैं कि पिछले जो कमुलेटिव, पिछले अगर 1950 से लेकर 2021 तक देखा जाए, तो जो आर्म्स ट्रांसफ़र हैं वो चाइना ने पाकिस्तान को ज़्यादा किए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1970 से ऑलमोस्ट. और अमेरिका जो है वो उस रेस पे नहीं पहुंचना, बहुत नीचे है एज कम्पेयर टू व्हाट द चाइनीज़ आर डूइंग. इसी तरह ये चाइनीज़ ये कहते हैं, ये रिपोर्ट ये कहती है कि जो पाकिस्तान की एयर फोर्स है उसको ज़्यादा पिछले 1970 ऑनवर्ड जो है वो ज़्यादा वेपनरी मिला है और ज़्यादा सपोर्ट मिली है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तान नेवी. इसी तरह और भी जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं कि किस तरह कंपैरिजन के हवाले से, कि इक्विपमेंट के हवाले से, कि चाइना ही बड़ा पाकिस्तान का मेन सप्लायर है. तो ये रिपोर्ट फिर इसमें ज़ाहिर बात है कंक्लूड ये करती है, वो कहते हैं कि भाई ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में ये भी पता चलता है कि इवन रशिया जो है वो मेन इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं है फॉर चाइना. इट्स दी पाकिस्तान विच इज़ मेन इंपॉर्टेंट प्लेयर. वो कह रहे हैं कि 2003 ऑनवर्ड जो है और आज तक मिलिट्री एक्सरसाइजेज हों या जो सीनियर एक्टिव लेवल पे एक्टिविटीज़ हों, पोर्ट कॉल्स हों, उसमें इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का जो है वो कॉपरेशन ज़्यादा है. सो डू यू फाइंड दिस मैरिट, ये जो आप समझते हैं ये जो मैरिट है, खैर इन्होंने तो पूरी स्टैटिस्टिकली डाटा के साथ ये रिपोर्ट छापी है, आपको लगता है कि ये जो थ्रेशोल्ड अलायंस की टर्म है दिस इज गोइंग टू बी रेलिवेंट, और ये चीज़ आपको नज़र आ रही है? देखिए, थ्रेशोल्ड अलायंस का मतलब ही ये होता है कि अलायंस अभी नहीं बनी. राइट, वी आर ऑन द वर्ज ऑफ इट. इट्स लाइक सेइंग कि भाई हम बारात लेके आए हैं, अभी निकाह नहीं हुआ. बाहर नाच रही है बारात. I disagree with that analysis. Arms supply is one thing, being an ally is another thing. Are they committed to each other's defense? ये सवाल उठता है. अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला करता है, इज चाइना रिक्वायर्ड टू कम टू द असिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान? पिछले आपके जितने भी जंग हुए हैं इंडिया के साथ, 48 को ले लें, 65, 71, फिर बाद में कारगिल, डिड चाइना प्ले ए मेजर रोल इन हेल्पिंग यू एज एन एलाई? राइट. तो आप ले लें, कारगिल की जंग तो बाद में हुई ना, ये थ्रेशोल्ड अलायंस के दौरान हुई. इनफैक्ट आई एम नॉट इवन श्योर के तो यू आर बाइंग वेपन्स फ्रॉम चाइना. चाइना के हथियार आर चीपर दैन द वेपन्स फ्रॉम अमेरिका. महंगे होते हैं अमेरिका से, और अमेरिका के पास से जो वेपन्स आपको मिलते हैं दे कम विद ह्यूमन राइट्स कैवियट्स के साथ अटैच होते हैं. उसमें क्वेश्चन अकाउंटेबिलिटी हो जाती है एक किस्म की. So I think that it is in your interest, if you're buying low tech weapons, अगर आप चाइना से सस्ते में खरीद सकते हैं तो खरीद लें. So for example, so that is the kind of thing, right? So I'm not very convinced. देखिए, अमेरिका में ये जो थिंक टैंक्स वगैरह होते हैं उनके भी पॉलिटिकल एजेंडाज होते हैं to shape US policy in some direction or the other. ठीक है. और जो US IP, ये वही जगह है जहाँ पे आपके क्या नाम है इनका, मोहित यूसुफ काम करते थे. सो इनका बंदा जाके पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना. तो आई वुड रादर आस्क क्वेश्चंस कि व्हाट काइंड ऑफ स्टाफ दे हैव देयर, आर दे एडवांसिंग अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट और फॉरेन नेशनल इंटरेस्ट. इस रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है दे आर ट्राइंग टू टेल अमेरिका पे मोर अटेंशन टू पाकिस्तान, वरना पाकिस्तान विल बिकम पार्ट ऑफ द चाइनीज ब्लॉकेड. अभी ये जो जनरल माइली हैं उन्होंने भी जो टेस्टिफाई कर रहे थे कांग्रेस में, उन्होंने यही इशारा किया कि चाइना, रशिया और ईरान के बीच में जो ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, यू नो. सो इफ यू लुक एट दीज कंट्रीज हु आर चाइना के पेरिफेरी में, जो चाइना और रशिया के ऑर्बिट में जो मुल्क हैं, अगर ये दोनों बिल्कुल अलाइन हो जाते हैं ना, रशिया और चाइना, तो रशिया विल ब्रिंग इंडिया,
चाइना विल ब्रिंग पाकिस्तान, फिर ईरान भी आ जाता, अगर सऊदी अरेबिया भी आ जाता, तो एक किस्म का एक ब्लॉक बन रहा है which can be very challenging to the West, both militarily as well as economically। तो ये अभी यहाँ के लोगों को समझ में आ रहा है, अभी तो उनको यूक्रेन का बुखार चढ़ा हुआ है, इसराइल का बुखार चढ़ा हुआ है, तो once the fog clears, they'll wake up and smell the coffee, often it is too late। uh, तो I have a feeling के there is this effort in Washington to draw attention के थिंक भाई आप पाकिस्तान को काफ़ी neglect कर दिए हैं, please pay more attention, bring Pakistan back into your orbit। दूसरी चीज़ ये है कि the more China sells to Pakistan, the less the US sells also। तो वो मार्केट की भी बात आ जाती है ना, तो डिफेंस। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि जितनी ज्यादा इंडिया जो है वो तो हर मुल्क के साथ ये बात ही ये यहाँ से शुरू करते हैं कि अगर आपने पाकिस्तान से राज रखना है तो हमारे साथ क्यों कर रहे हैं। आपको याद होगा F-16 के हवाले से रिसेंटली डॉक्टर जयशंकर ने लहदा बात की। अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को अपने ऑर्बिट में कैसे ले सकता है। स्वाय पाकिस्तान को तो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होती है, एड चाहिए होती है, IMF ये वो चीज़ें हैं। मिलिट्री इक्विपमेंट में तो वो हमें हाथ वो पकड़ा ही नहीं देते, क्योंकि शायद आपने कहा कि वो कैविएट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो आपको नहीं लगता कि मिलिट्री इक्विपमेंट में तो अमेरिकन कभी पाकिस्तान के साथ इंगेज नहीं करेंगे, तो वो फाइनेंशियली करते रहेंगे और मिलिटरली पाकिस्तान कॉन्टिन्यूसली चाइना के पास ही बैठा रहेगा। देखिए, इमेजिन दिस सिनेरियो, मतलब मैं ये कहता हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता 100 टाइम्स खुदा ना खास्ता चाइना और अमेरिका की जंग होती है, वन ऑफ द बैटल फील्ड्स विल बी इंडिया। इंडिया में होगी जंग, यहाँ पे नहीं होगी। डेलावेयर में बम नहीं गिरने वाले, वहां पे गिरेंगे, राइट। इंडिया के बॉर्डर पे होगी, अरुणाचल प्रदेश उधर उस तरफ, वहां पे भी शुरू हो सकती, या ताइवान में होगी, राइट। दिस इज सम ऑफ द प्लेसेस। अगर ताइवान में शुरू होती तो मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया विल नॉट बी इन्वॉल्व, क्वाड या ना क्वाड कुछ भी हो, इंडिया प्रॉब्ली इज नॉट गोइंग टू गो एंड फाइट फॉर ताइवान। इंडिया विल फाइट ओनली इफ चाइना अटैक्स इंडिया, राइट, एज पार्ट ऑफ द क्वाड वगैरह। तो अगर वहां पे ये मेजर वॉर होती है, देन ऑल सेड एंड डन पाकिस्तान इज स्टिल ए न्यूक्लियर पावर। तो उस इलाके में जो 3 न्यूक्लियर पावर्स, 4 ले लें आप, नॉर्थ कोरिया को भी ले लें और रशिया को ले लें, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड इंडिया आर द 5 न्यूक्लियर पावर्स इन दैट एरिया। इसमें से 4 अमेरिका के खिलाफ हो जाएंगे अगर पाकिस्तान को भी इंक्लूड कर लें। सिर्फ इंडिया विल बी विद, और अमेरिका के क्वाड में सिर्फ इंडिया और US और न्यूक्लियर पावर्स, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया और नॉट। यूएई तो मैं यूएई को तो मैं बटलर के साथ चाय लेकर आओ, समोसे लेकर आओ, उसका आई डोंट टेक यूएई सीरियसली एट ऑल। यूएई के अभी बैंक्स पर अभी सैंक्शन करने वाला है US, क्योंकि इट्स हेल्पिंग इंडिया एंड रशिया बाय ऑयल इन नॉन डॉलर ट्रेड, और दरहम भी यूज कर रहे हैं। तो जो बैंक दरहम प्रोवाइड कर रहा है उस पर शायद US सैंक्शंस लग जाएंगे यूएई के क्वाड के बावजूद। सो आई हैव अ फीलिंग के द US में बाद ऐसे लोग हैं who are of the opinion that we should not allow Pakistan to become a full-fledged ally of China and completely against the US। वो ऑलरेडी हो गया था इमरान खान के अंदर। इमरान खान के अंदर जो आप देख रहे थे, जो उनको जब भी मौका मिलता था इमरान खान को, वो वेस्ट के खिलाफ बातें करते थे टीवी पर हर वक्त। और जब भी उनसे उइगर के बारे में पूछता था बंदा, पहले तो 2 साल प्रिटेंड करा जैसा कि हुआ ही नहीं। तो मैं लोगों को, हमारे स्टूडेंट्स को कहता था पाकिस्तान में अभी इंटरनेट नहीं आया, जब गूगल आएगा तो पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री विल गूगल उइगर, फिर उनको पता चलेगा कि क्या हो रहा है चाइना में। तो फॉर फर्स्ट 2 years ही सेड, उसके बाद उसने कहने लगा कि नहीं, चाइना इज आवर इम्पोर्टेंट एलाई वगैरह, हम उसको सपोर्ट करते हैं। तो अंडर इमरान खान यू कुड सी कि Pakistan was fully committed to China and opposed to the West। अब थोड़ा वो चेंज हो गया because of this new displacement। अगर इमरान खान वापस इलेक्शन जीत के आ जाते हैं अक्टूबर नवंबर में, then I have a feeling कि it will be a good thing to see कि कुछ सबक सीखे या नहीं about China Pakistan relations। आप गौर करें, पाकिस्तान की जो भी इंटेलिजेंसिया है वगैरह, उसमें पाकिस्तान चाइना के रिलेशंस पे ज़्यादा डिस्कशन और डिबेट नहीं होता नहीं है। जितना पाकिस्तान US, पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात पे डिबेट होता है।
उतना डिस्कशन ही नहीं होता है। मुझे लगता है लोग डर, या तो चाइना इज लाइक ए ब्लैक बॉक्स फॉर पाकिस्तान, दे डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर, समझे ना। दे आर नॉट लाइक, फॉर एग्जांपल मैं आपको कई चीजें बता सकता हूँ, बिकॉज हमारे कांग्रेस के हियरिंग्स पब्लिक होती हैं, पॉलिसीज, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल रहते हैं, वी कैन गो एंड रीड दैट। अगर मुझे बाद वक्त व्हेन आई एम राइटिंग समथिंग, मैं एक्चुअली फोन कर लेता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को, और कोई ना कोई बंदा आके मुझे will send me declassified stuff जो already है, that I can't find in the open sources. They will say, why don't you read this report, why don't you read that, comments भी दे देते हैं, right? So उस तरह तो नहीं है चाइना में, you can't do something like that. So इस वास्ते भी there is very little discussions. मतलब I have not seen any debates about देखिए, अब तो हम ये डिबेट देख रहे हैं ना कि इंडिया का जो रशियन मिलिट्री टेक्नोलॉजी पे जो डिपेंडेंस है, उसको अमेरिका वांट्स टू टेक इट अवे एंड ब्रिंग इट इनटू द वेस्टर्न फोल्ड। इनफैक्ट अमेरिका के इस साल के डिफेंस बजट में देयर इज एन एलोकेशन टू स्टडी how to wean India off its dependence on Russian military technology. So there's going to be a lot of research that will be done. Grants के लिए apply करेंगे, scholars तो पैसे भी मिलेंगे to study this issue. But ऐसा कोई स्टडी नहीं है अबाउट पाकिस्तान ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन चाइनाज मिलिट्री टेक्नोलॉजी। अगर आप चाइना की मिलिट्री टेक्नोलॉजी पे ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, इट गिव्स चाइना लेवरेज इन द इकोनॉमिक स्फीयर। वो सीपेक पे और डिमांड कर सकते हैं आपसे चीजें, समझे ना आप। कैन यू इमेजिन कि ये लेवरेज विल बिकम फंजिबल। एक बार आप डिपेंडेंट हो गए उनके ऊपर अपने हथियार के लिए, एमिनेशन के लिए, डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए, then you are going to be stuck with them for other issues. They will dictate you on other issues, diplomatic issues. अब जैसा Pakistan is not participating in the democracy summit because Turkey और China का बहाना दिया ना उनके, because they were not invited. But I think Turkey से, I don't know whether Turkey can pressure Pakistan, but China can. मतलब वो आपकी फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट कर रहे हैं ऑलरेडी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, एंड दैट वाज के यूएस, चाइना और जो इंडिया है, ये मैं हमने पहले भी डिस्कस किया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ अभी कुछ नए एंगल्स के साथ सामने है कि चाइना और इंडिया जो है, दे गोइंग टू बैटल फॉर द लीडरशिप ऑफ द ग्लोबल साउथ। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चाइना तो ठीक है, 16-17 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। इंडिया मेरा ख्याल है कोई 3 ट्रिलियन के करीब है। आपको क्या, 3.8, हाँ, close to 4, 3 पॉइंट, हाँ 3.8, जी। 3.8 इसके करीब है। आपको क्या लगता है कि अभी रिसेंटली जो है वो द चाइनीज प्रेसिडेंट वेंट टू रशिया, और रशिया यूक्रेन के सीज फायर की बात हुई, सऊदी अरब ईरान का उन्होंने वो जो है वो एक प्रॉपर करा दिया। आपको लगता है कि the Indians will be able to compete China in this context, या कि आपको लगता है कि इंडिया का इस पोजीशन में चाइना के मुकाबले में खड़ा हो जाना इटसेल्फ, एंड चाइना इंडिया को इटसेल्फ ये रिकग्नाइज किया जाना कि वो ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है, दैट इज अ बिग माइलेज। तो ये कैसे आपको नजर आ रहा है ये ग्लोबल साउथ, और पर्टिकुलरली क्या इंडिया कोई ब्रेक थ्रू करा सकता है? फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन के मसले में यूक्रेन ने फ़ोन भी किए मोदी जी को, सारा कुछ किया, लेकिन आई थिंक मोदी जी कुछ नहीं कर सके। सो हाउ डू यू सी दिस चाइना इंडिया इन्फ्लुएंस ऑन दिस G20, और पर्टिकुलरली इन द रीसेंट कॉन्टेक्स्ट ये जो चाइना ने किया? भाई रिलेटिव जीडीपी की अगर आप बात करें तो देखें, इसराइल का जीडीपी देखें और पूरे अरब वर्ल्ड का देख लें, बट हु इज मोर इन्फ्लुएंशियल, हु इज मोर पावरफुल? तो इसराइल है। इसराइल की जीडीपी कुछ 250-300 बिलियन डॉलर के करीब है, विच इज 1/3 ऑफ सऊदी अरेबिया। एंड दूसरे अरब मुल्कों को मिला लें तो इट इज नथिंग कंपेयर टू देम, राइट? बट इट इज फार मोर पावरफुल देन द एंटायर अरब वर्ल्ड। वो अकेला उन सबको संभाल लेगा, राइट? सो इट्स नॉट जस्ट द जीडीपी। आपकी दूसरी इफेक्टिवनेस की बात है। तीसरी चीज ये है कि ऑलरेडी 2-3 what global साउथ के जो कंट्रीज व्हाई दे लाइक चाइना इज बिकॉज चाइना उनके साथ उस तरह की चीजें नहीं करता जो वेस्टर्न एड के साथ आती है। उनके साथ ये नहीं पूछता कि भाई आप ये लॉ क्यों बनाए, वो लॉ क्यों बनाए, आपके LGBTQ के लॉज क्या है, आपके ह्यूमन राइट्स है, जेंडर इक्विटी। जैसा पाकिस्तान को $200 मिलियन दिए जेंडर इक्वालिटी के लिए,
क्यों लिया भाई आपने? I mean, why would Pakistan take something like that? Right? This is, I would have considered it a very insulting thing to do, right? For a country to say कि भाई आप आए हमारे पास पैसे दें. So China doesn't do all that. China खाली बिजनेस करता है आपके ऊपर, आपको इंटरनल अफेयर्स में आपके बहुत कम दखल देता है. वेस्ट का प्रॉब्लम ये है, पहले वो दखल देते हैं एंड देन दे मे और मे नॉट हेल्प यू, लेकिन दखल वो जरूर देंगे, राइट? सो दैट इज व्हाई कंपेयर टू द वेस्ट दे आर प्रेफर्ड. इंडिया का रेपुटेशन बहुत अच्छा है, स्पेशली इन अफ्रीका. लैटिन अमेरिका में उतना नहीं है. लैटिन अमेरिका में ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं है इंडिया के बारे में. कैरिबियन में यस, बिकॉज कैरिबियन में काफ़ी बड़ा इंडियन डायस्पोरा है, बट आउटसाइड द कैरिबियन, साउथ अमेरिका में उतना ज़्यादा नहीं. चाइना के इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है. अगर आप देखें अफ्रीका में भी, द नंबर वन इन्वेस्टमेंट्स यूएस है, नंबर टू, सॉरी, चाइना इज नंबर वन, यूएस इज नंबर टू, फ्रांस इज नंबर थ्री, बर्तानिया. तो इंडिया इज नॉट इवन इन द टॉप 5 इन्वेस्टर्स इन अफ्रीका. बट इंडिया हैज मेड अफ्रीका इट्स फोकस. इंडिया का भी थोड़ा बहुत डायस्पोरा है, अगर आप साउथ अफ्रीका चले जाएं, युगांडा चले जाएं वगैरह, राइट? हाँ, सो फॉर एग्जांपल, ये आपके हमजा यूसुफ की माँ केम फ्रॉम अफ्रीका, नॉट डायरेक्टली, वो डायस्पोरा से आई हुई है ना, सब कॉन्टिनेंट के डायस्पोरा से. तो इंडिया हैज, इंडियंस हैव कंट्रीब्यूटेड टू अफ्रीकन डेवलपमेंट. तो अगर आप बास कंट्रीज को देखें, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं किसी स्कॉलर से बात कर रहा था, वो कह रहा था कि इंडियंस मुश्किल से 4-5% है हमारे मुल्क में, लेकिन 30-40% वो इनकम टैक्स देते हैं और तकरीबन 50% वो जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं. सो द इंडियंस आर वेरी पावरफुल इकोनॉमिकली. खासतौर से गुजरात से आते हैं मेनी इंडियंस. तो इंडिया हैज ए सॉफ्ट पावर एज ओवर चाइना इन अफ्रीका. तो इसलिए आपको याद है, मैंने कहा था कि इंडिया can become the ambassador of the global south while China will become the banker, कि वो पैसे भी देगा, बिजनेस करेगा. So the question is, what is India competing with China for? Is it competing to replace China as the biggest investor? तो अभी I don't think it has that kind of economic bandwidth. But can India become the spokesperson for Africa? वो तो आपको नजर आ रहा है ना. तो G20 के मीटिंग्स में they raise those issues which are consistent. मतलब ग्लोबल साउथ के लिए इंडिया became a voice of the global south ना. उससे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी organized a meeting with 120 countries of the global south, G20 के समिट से पहले, मीटिंग से पहले. So basically doing this, I don't think China consults the Africans and says कि आपका मसला क्या है. मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब है, उन्होंने कहा था कि हम एजेंडा लेके नहीं जाते अफ्रीका. जब जाते हैं, वी डोंट टेल अफ्रीका दिस इज आवर एजेंडा. जैसे अमेरिका कहते हैं, वी वांट टू डू दिस 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 दिस, हम इतने पैसे खर्च करेंगे, तुम्हारे ये लॉज चेंज करो, हम इतने पैसे करेंगे, डेमोक्रेसी प्रमोशन, हम इतने पैसे देंगे, जेंडर मूव करें. इस तरह की चीजें लेके जा रहे हैं ना. अब देखें, अब अफ्रीका समिट में जो बजट था, इट वाज लेडन विद अदर रिफॉर्म टाइप ऑफ एजेंडा. लेकिन जब इंडिया जाता है, इंडिया आस्क्स देम, भाई आपकी क्या मसला है, हाउ कैन वी हेल्प यू? एंड देन आप उनसे कहेंगे, इफ यू आर युगांडा, यू विल से कि भाई वी हैव प्रॉब्लम्स A, B, C and D, and India will say, okay, I can help you on C and D, and they help you without demanding. So in that sense, India is a bit more closer to China, कि इंडिया भी उनके इंटरनल अफेयर्स में उतनी मदाखलत नहीं करता, बट इंडिया की आई थिंक क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है अफ्रीकन कंट्रीज में बनिस्बत चाइना से. और चाइना से थोड़ा डर भी हो गया ना अब. ये जो नैरेटिव बन रहा है कि चाइना का डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है, और डेट डिप्लोमेसी के वजह से, और ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, अब आप मुझे कोई सक्सेस नहीं बता सकते. खासतौर से पाकिस्तान वाज सपोज टू बी द बिगेस्ट एलिमेंट ऑफ द थिंग, वो भी फेल हो गया. श्रीलंका में भी फेल हो गया. बांग्लादेश में उतना डिजास्टर्स नहीं है, बट सक्सेस भी नहीं है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के इन्वेस्टमेंट्स. So where is the Belt and Road Initiative successful, thriving example? आप मेरे को कोई कंट्री का भी दे नहीं सकते. तो आई हैव अ फीलिंग कि अफ्रीकन्स आर लर्निंग, प्लस उनके भी इकोनॉमी सब बेहतर होने लगे हैं. अगर आप देखें राइट नाउ,
अफ्रीका का पॉपुलेशन और अफ्रीका की इकोनॉमी आर मोर और लेस लाइक इंडिया, दोनों में कम है। इंडिया 1.4 बिलियन है, अफ्रीका आई थिंक इज 1.1 बिलियन पॉपुलेशन में। इंडिया इज 3.8 बिलियन इन ट्रिलियन इन इकोनॉमी, वो 3.1 या 3.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई, पूरे अफ्रीका की बात कर रहा हूँ मैं। सो इट्स अ बिग पार्टनर इंडिया के लिए, और at some point India will probably also, like China, start building military bases in Africa. अभी They have already doing it. They have done it in Central Asia, and they have done it in Africa as well. नहीं नहीं, I think चाइना ने किया, इंडिया नहीं। नहीं, मडागास्कर में भी है। यू हाँ, कैन चेक इट। मैंने इस पे बात की हुई थी। ये मडागास्कर, अभी इजिप्ट में भी शायद इंडिया का एक बेस बन रहा है अब। जी हाँ। I didn't look at Egypt, but in Madagascar, I think they have something. But sir, one last quick question. जी मैं पढ़ रहा था शिव शंकर मेनन, जो फॉर्मर इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। जैसे आप बात कह रहे थे, चाइना का जो प्रॉब्लम है वो है डेट प्रॉब्लम्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, यानी कि बैंकर टाइप है और वो जाके डेट प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। वेस्ट जो है वो यूक्रेन की वॉर में फंसा हुआ है। दिस इज व्हाट द शिव शंकर मेनन सेज। वो कह रहे हैं कि ये इंडिया के लिए बड़ा मौका है कि वो जाके द ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करें। डोंट यू थिंक दिस इज एन ओवर स्टेटमेंट? घर के चैलेंजेस पहले कर लें, दूसरों देखिए, यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ सरप्लस कैश टू सॉल्व द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, स्पेशली जब पीपीपी का मसला आ जाता है, राइट? तो आप ग्लोबल मसाइल, क्या मसले सॉल्व करेंगे? इकोनॉमिक मसले। इंडिया इज सेइंग कि वी विल हेल्प विद डिजिटाइजेशन, ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। तो क्या विल दे गो एंड सेट अप दिस थिंग्स? मतलब, so I'm not very sure. India abhi is at the level where it is still finding its place, and छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। मतलब दे गॉट द चांस ड्यूरिंग कोविड, जो कई मुल्कों को वैक्सीन डिप्लोमेसी की है इंडिया ने। और तो फॉर एग्जांपल, अब टर्की के वक्त इंडिया में तो काफी धूम हुई थी अबाउट टर्की पार्टिसिपेट, टर्की अर्थक्वेक में इंडिया वेंट। बट अगर आप एक्चुअली जाके देखें, while India did contribute a lot, it is not among the biggest contributors, no? In terms of financial resources or otherwise. So I don't know what he's trying to say. What India can do is कि दुनिया के मैप को जरा गौर से देख के एक ऐसे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लें जहां इट वांट्स टू प्रोजेक्ट इट्स इन्फ्लुएंस एंड क्रिएट इट्स ओन कैंप। ठीक है, द मोस्ट लॉजिकल प्लेस इज साउथ एशिया, लेकिन साउथ एशिया में फेल हो गया है। India has failed to make South Asia its own, partly because of Pakistan, and China has invested more than India in Bangladesh. तो compete ही नहीं कर सकता बांग्लादेश में। तो आप ये नहीं कह सकते कि बांग्लादेश पूरी तरह से इंडिया के कैंप में है। बांग्लादेश के ताल्लुकात इंडिया से, पाकिस्तान से बेहतर है, बट बांग्लादेश इज प्लेइंग ए ट्रिपल गेम। वो इंडिया के साथ भी प्ले कर रहा है, चाइना के साथ भी खेल रहा है, यूएस। और अगर आपने भूटान का जो स्टेटमेंट सुने आप, इंडिया इज अपसेट। इंडिया सबसे ज्यादा फॉरेन एड भूटान को देता है। उसके उसके इस साल का बजट निकाल के देख रहे हैं आप। बल्कि भूटान के तो फॉरेन अफेयर्स भी इंडिया के पास हैं। हाँ, तो सडनली भूटान सेज दैट वी आर गोइंग टू पे इक्वल वेट टू चाइना एज वेल एज India. So India has failed to dominate its own region. So that is the first step. मतलब this is geopolitics 101. भाई, अगर आप अपने शहर का किला मजबूत नहीं बनाए तो आप दूसरे किले मत बनाइए पहले। So the first thing is you have to do is make your home strong. So India somehow has to find a way to dominate South Asia before it can dominate in other parts of the world. ये जो यूक्रेन की जंग है, इट इज बिकॉज कि अमेरिका ने उसके घर में घुस गया ना, रशिया के। नेटो इज धीरे 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 उसके किले तोड़ते हुए घर के तरफ गो। दैट्स द पैनिक जो रशिया, जिसकी वजह से वो यूक्रेन पे। अगर विदाउट यूक्रेन रशिया विल नॉट बी एन एम्पायर। ऐसे तो वो, अगर यूक्रेन बिकम्स पार्ट ऑफ नेटो, देन रशिया के एम्बिशंस शायद
काफी जमाने के लिए खत्म हो जाएंगे और बिकमिंग ए मेजर पावर एंड एन एम्पायर. So India, if it wishes to become a major power, then it has to consolidate its hold on South Asia first. जहाँ से South Asia में not only is China playing a bigger role, जिस तरह से आप कह रहे हैं थ्रेशोल्ड एलाई बन गया है तो चाइना तो अपना इलाका मजबूत तो रखा हुआ है, नॉर्थ कोरिया, वो सारे आसियान कंट्रीज आर डीलिंग, बट इट्स इन्फ्रिंजिंग इनटू इंडिया के मोहल्ले में घुस गया है ना वो बेसिकली थ्रू पाकिस्तान एंड आल्सो नाउ इन बांग्लादेश. म्यांमार में भी इंडिया चाइना का काफी कंपटीशन हो रहा है. वो जो इन्होंने सबमरीन डिफेंस इंडिया ने जो तोहफतन दी है म्यांमार को, इट इज कम्पीटिंग, ट्राइंग टू कम्पीट विद चाइना इन म्यांमार, राइट. चाइना म्यांमार को इंटरनेशनल प्रोटेक्शन काफ़ी प्रोवाइड कर रहा है ये रोहिंग्या के उसके मसाइल पर. सो इनफैक्ट रोहिंग्या के इशू पर भी जो मतलब वापस जो भिजाने का है रेफ्यूजीज, उसमें भी चाइना का प्लान है, 3 स्टेप प्लान उन्होंने क्रिएट किया है टू डील विद द रोहिंग्या रेफ्यूजी क्राइसिस. So India has to first consolidate itself here and then decide के where. तो अगर आपने वो जयशंकर साहब का इंटरव्यू सुना होगा तो उसमें उन्होंने साफ कहा कि our first priorities are neighbors, then our second priorities are extended neighborhood, वो जो Central Asia का है. India is choosing to influence Africa and Central Asia, and the third priority उन्होंने कहा कि is Africa, and the fourth is global powers, ना, how to deal. तो ये hierarchy है इंडिया की grand strategy में. So India is thinking in that sense. When they say that our first priority is our neighbors, it means South Asia, then extended. अगर Central Asia में आपका influence बढ़ भी जाता है, वहाँ पे रशिया और चाइना से आप compete करेंगे, but you have to first dominate your own region. अगर आप offshore balancing की जो theory है जॉन मियरशाइमर और क्रिस लेन वगैरह की, अगर आप जाके पढ़ें ऑफशोर, मैंने एक्चुअली ग्लोबल डोमिनेशन का जो गेम आपने देखा होगा वीडियो किया, उसमें आई हैव एक्सप्लेन इन डिटेल एज टू हाउ द फर्स्ट स्टेप इज टू डोमिनेट योर रीजन, और मैंने दुनिया के 8 रीजन्स क्रिएट किए उसमें, so you can see that video and as to show how the West is still dominating, पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, पूरा वेस्टर्न यूरोप. अगर आप वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को ले लें, ये सारा अमेरिका के इन्फ्लुएंस में है, तो वहीं पर आप देख लें कितना 50% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी तो वहीं आ गया ना. वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये तो दिस इज द यूएस हेमिस्फीयर. फिर ईस्ट एशिया में भी यूएस इज पुशिंग चाइना. अभी आपने देखा कि यूएस नेवी ने एक्चुअली कन्फ्रंट करने की कोशिश की विद द चाइनीज इन साउथ चाइना सी. So the US is pushing there. Middle East में is the only region where the US is trying to withdraw. Africa में it's not interested. बिल्कुल सही कह रहे हैं, और पहले दे हैव टू लुक इनटू देयर ओन रीजन रादर, जो कि मेनन साहब कह रहे हैं, देन आप कहीं और जा सकते हैं. थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब से. इट्स ऑलवेज सो लर्निंग होती है आपसे बात करके. थैंक यू वेरी मच. Thank you very much, Khamar. थैंक यू सर. थैंक यू.